क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट्स present in organic compound, detection of elements present in organic compound। सबसे पहले लिखो डिटेक्शन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं, ये कैसे कंफर्म करते हैं, टेस्ट क्या है इसके लिए। जल्दी जल्दी लिखो, बिल्कुल आसान है, ये पूरा पार्ट थ्योरेटिकल है। मान लीजिए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन है। अगर ऐसे कंपाउंड को आप CuO के साथ हीट कर दें तो पूरा कार्बन ऑक्सीडाइज होता है कार्बन डाइऑक्साइड में और हाइड्रोजन आ जाता है वाटर में। यहाँ पे CuO ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। CuO ऑक्सीडेंट का काम कर रहा है। ये नेसेंट ऑक्सीजन का सोर्स है। इसको हीट करेंगे तो नेसेंट ऑक्सीजन आएगी। और नेसेंट ऑक्सीजन से कार्बन CO2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का, हाइड्रोजन CO2 H2O में आएगा। अब अगर ये कंफर्म करना हो कि ये CO2 और H2O ही हैं तो क्या करें। अगर ये कंफर्म करना हो कि ये CO2 और H2O ही हैं तो क्या करें। तो CO2 को कंफर्म करने के लिए CO2 गैस को पास करते हैं लाइम वाटर के थ्रू। एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या कहलाता है, लाइम वाटर। इसके थ्रू पास कर दें तो कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की पीपीटी आपको मिलेगा। कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की पीपीटी मिलेगा। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कर दें तब क्या होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में पास कर दें तो मिल्की पीपीटी डिसअपियर हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए टेस्ट है। तो इससे कंफर्म हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन प्रेजेंट है। फास्ट लिखो, ये बहुत आसान पार्ट है, जल्दी जल्दी लिखो। टोटल थ्योरेटिकल। तो ये कार्बन कंफर्म हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हाइड्रोजन कंफर्म करने के लिए हमने CO के साथ हीट किया, H2O बन गया। कैसे पता लगेगा कि ये H2O ही है। तो जो भी ये वेपर्स आती हैं ये वेपर्स फॉर्म में आते हैं। इन वेपर्स को आप कॉपर सल्फेट के कांटेक्ट में लेके आओ। कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में वाइट होता है। कॉपर सल्फेट के जब ये कांटेक्ट में आएगा, H2O वेपर्स जब इसके कांटेक्ट में आएंगी, व्हाट विल हैपन, कॉपर सल्फेट 5H2O बन जाएगा और ये ब्लू कलर का दिखेगा। तो व्हाइट से ब्लू हो जाएगा कॉपर सल्फेट, तो समझ लेना कि वेपर मिक्सचर में H2O वेपर्स हैं। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट हो गया H2O के लिए।
तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट है। चलो नेक्स्ट लिखो। सेकंड टेस्ट का नाम है लसाइंस टेस्ट। Lessines test. This is test for nitrogen, sulfur और हेलोजेंस। नाइट्रोजन, सल्फर एंड हेलोजेंस, इनके लिए ये टेस्ट होता है। लसाइन टेस्ट का जो पहला स्टेप है वो है प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट। प्रिपरेशन ऑफ सोडियम एक्सट्रैक्ट। सिंपल सा तरीका है सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने का। सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, एक आपके पास थिन ग्लास ट्यूब होती है। थिन ग्लास ट्यूब में सोडियम मेटल के पीस डालते हैं, सोडियम मेटल। साथ ही साथ अपना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे जिसमें ये एलिमेंट हैं कि नहीं हमें चेक करना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड डालेंगे, सोडियम मेटल के पीस और ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने डाले। इसकी हीटिंग की आपने, ग्लास ट्यूब की हीटिंग की, थिन ग्लास ट्यूब, और तब तक हीटिंग करते रहो जब तक कि ये पूरी रेड हॉट ना हो जाए। इतनी हीटिंग करो कि पूरी ग्लास ट्यूब रेड हॉट हो जाए। ग्लास ट्यूब जैसे ही रेड हॉट होगी फिर इसको आप सीधे वाटर में डाल दो। ग्लास ट्यूब को वाटर में जैसे ही आप इसको डालेंगे ग्लास ट्यूब को, इमीडिएटली ये ब्रेक हो जाएगी क्योंकि रेड हॉट है। और इसको फिर फिल्टर कर लेंगे, तो फिल्टर करने से क्या होगा, ग्लास पीस जो आएंगे इसके अंदर वो अलग हो जाएंगे और एक सॉल्यूशन मिलेगा। फिल्टर करके सॉल्यूशन अलग मिलेगा आपको और ग्लास अलग हो जाएगा, ग्लास पीसेस, क्योंकि हॉट ग्लास वाटर में डालते ही टूट जाएगा। सॉल्यूशन में क्या होगा, व्हाट विल बी देयर इन सॉल्यूशन, व्हाट विल बी देयर इन सॉल्यूशन। In solution what we have, in solution अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लीजिए सल्फर प्रेजेंट है, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो क्या होगा सॉल्यूशन के अंदर, तो सल्फर की रिएक्शन होगी सोडियम मेटल के साथ और सॉल्यूशन में सोडियम सल्फाइड नाम का सॉल्ट बन जाएगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो क्या होगा, तो सोडियम की रिएक्शन होगी नाइट्रोजन और कार्बन दोनों के साथ। कार्बन तो होगा ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो सोडियम सल्फाइड बन जाए, सोडियम साइनाइड बनेगा सॉरी। और अगर सल्फर और नाइट्रोजन दोनों एक साथ होंगी तो, अगर दोनों एक साथ होंगी तब क्या होगा,
तो बन जाएगा NaSCN, सोडियम थायोसाइनेट। और अगर हेलोजन है तो हेलाइड सॉल्ट बन जाएगा NaX। तो ये जो सोडियम सॉल्ट बन गए इसका नाम है सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं सोडियम सॉल्ट। ठीक है, अब एक एक करके हम कंफर्म करेंगे कि सल्फर है या नाइट्रोजन है या दोनों है या हेलोजन है। एक एक करके इनको चेक करना। तो अगर मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर प्रेजेंट है तो सोडियम एक्सट्रैक्ट होगा Na2S। सोडियम एक्सट्रैक्ट Na2S होगा। अब सोडियम एक्सट्रैक्ट Na2S है, सल्फर की टेस्टिंग हम कर रहे हैं, तो इस सॉल्यूशन की रिएक्शन कराओ आप लेड सॉल्ट से, PbCl2 से इसकी रिएक्शन करा दो। तो PbS का ब्लैक PPT आएगा, PbS का ब्लैक PPT आएगा। दूसरा टेस्ट है, ये सब कोई भी एक टेस्ट परफॉर्म कर दो। दूसरा टेस्ट है सल्फाइड सॉल्ट की रिएक्शन करा दो आप कैडमियम क्लोराइड से, कैडमियम क्लोराइड से। तो CdS बनेगा, CdS बनेगा, कैडमियम सल्फाइड बनेगा। कैडमियम सल्फाइड किस कलर का होता है? कैडमियम सल्फाइड होता है येलो कलर का। येलो कलर का कैडमियम सल्फाइड आपको मिल जाएगा। ये सब टेस्ट हैं, या तो इसको परफॉर्म करो या इसको परफॉर्म करो या एक और लिखना चाहो तो लिख लो। इसमें ऐड करो सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। जल्दी जल्दी लिखो, सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। फॉर्मूला होता है Na2FeCN5NO। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड के साथ रिएक्शन कराओ इसकी। तो Na2S जब रिएक्ट करता है Na2FeCN5NO से, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाती है। इससे बनता है Na4FeCN5NOS। ये जो कॉम्प्लेक्स बना, ये कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर का होता है। ये कॉम्प्लेक्स वायलेट कलर का होता है। तो कोई भी टेस्ट आप परफॉर्म कर सकते हैं, इससे कंफर्म हो जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर है।
और अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन है तो क्या होगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट में सोडियम साइनाइड होगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट में सोडियम साइनाइड होगा। तो साइनाइड आयन का टेस्ट परफॉर्म करना है, मेन तो ये है। तो साइनाइड आयन में, सोडियम साइनाइड में आप ऐड करते हैं सबसे पहले फेरस सॉल्ट, फेरस। फेरस सॉल्ट ऐड करते हैं तो ये इस कॉम्प्लेक्स में आता है, FeCN होल ट्वाइस, या कॉम्प्लेक्स बनता है अगर इसको एक्सेस में ले लें, ये कॉम्प्लेक्स आयन आपको मिलता है। ये कॉम्प्लेक्स आयन मिलता है। बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे Na4 आएगा, 4 माइनस है तो Na4 आ जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स आयन आपको मिलता है। पहले इंपॉर्टेंस तो इस कॉम्प्लेक्स आयन की है। तो फेरस सॉल्ट ऐड करते हैं पहले, फेरस सॉल्ट ऐड करने के बाद फिर फेरिक सॉल्ट ऐड करते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन और फेरिक सॉल्ट कंबाइन करके आ जाते हैं किसमें, Fe4। आपको फॉर्मूला लिखना आता होगा, क्रिस क्रॉस मेथड, क्रिस क्रॉस मेथड, होल थ्राइस, ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ये कॉम्प्लेक्स होता है प्रूशियन ब्लू कलर और डीप ब्लू कलर। डीप ब्लू कलर का ये होता है, ये कॉम्प्लेक्स आपको मिलता है। तो ये कंफर्मेटरी टेस्ट है कि साइनाइड आयन बना है और ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन दोनों एक साथ हैं तब क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फर और नाइट्रोजन एक साथ हैं तो क्या होगा, तब बना होगा NaSCN, NaSCN बना होगा। सोडियम एक्सट्रैक्ट में NaSCN होगा। और इस NaSCN को कंफर्म करने के लिए बिल्कुल आसान टेस्ट है, सीधे फेरिक सॉल्ट डाल दो, सीधे फेरिक सॉल्ट आप ऐड कर दो तो आपको ब्लड रेड कलर मिल जाएगा। इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आपको ब्लड रेड कलर मिलेगा, कॉम्प्लेक्स आयन का। ब्लड रेड कलर आपको मिलेगा इसका। इससे ये कंफर्म होता है कि ये SCN है। ये टेस्ट है, ये तो याद करने पड़ेंगे, इनके लिए तो कोई और तरीका नहीं है हमारे पास, ये तो याद करना ही पड़ेगा। ब्लड रेड कलर आपको मिलेगा। ठीक है, लिख लिया इसको। नेक्स्ट लिखो, टेस्ट फॉर हेलोजन, टेस्ट फॉर हेलोजन्स। हेलोजन अगर आपके पास है तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में होगा NaX। अगर हेलोजन है तो सोडियम एक्सट्रैक्ट में होगा NaX।
तो सबसे पहले क्या करते हैं, ध्यान दो, हैलोजन के टेस्ट के पहले आपको एक और एक्सपेरिमेंट, एक और स्टेप करना पड़ेगा हैलोजन के टेस्ट के पहले, कि जो सोडियम एक्सट्रैक्ट आपके पास है, सोडियम एक्सट्रैक्ट को कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ बॉइल करते हैं। ये प्रॉब्लम ऑब्जेक्टिव में आई हुई है कि हैलोजन की टेस्टिंग के पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ बॉइलिंग क्यों करते हैं, क्यों करते हैं बॉइलिंग। बोलो, आपने रीडिंग की थी कि नहीं, एनसीईआरटी की? रीडिंग कर सकते हैं, थ्योरी कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉइंट ये है कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन या सल्फर ऑलरेडी प्रेजेंट है अगर, तो फिर हैलोजन के टेस्ट क्लीन टेस्ट नहीं हो पाते। पहले नाइट्रोजन और सल्फर के जो सोडियम एक्सट्रैक्ट हैं उनको हमें ऑक्सीडाइज करना पड़ेगा। तो HNO3 ऑक्सीडेंट का काम करता है, HNO3 ऑक्सीडेंट का काम करता है। तो जो सल्फाइड है वो सल्फेट फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है, जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन के एलिमिनेट हो जाती है गैस। तो सीधा सीधा पॉइंट ये है कि सल्फर और नाइट्रोजन के सोडियम एक्सट्रैक्ट को डिकम्पोज करने के लिए, नाइट्रोजन और सल्फर के सोडियम एक्सट्रैक्ट को ऑक्सीडाइज कर देने के लिए हम पहले सोडियम एक्सट्रैक्ट को HNO3 के साथ बॉइल करते हैं। HNO3 ऑक्सीडेंट का काम करता है। अगर ये बॉइलिंग नहीं करेंगे तो सल्फर और नाइट्रोजन के सोडियम एक्सट्रैक्ट सोडियम हैलाइड के एक्सट्रैक्ट में इंटरफियर करेंगे। सोडियम हैलाइड का टेस्ट क्लीन टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, अब इनका टेस्ट बहुत सिंपल है। सोडियम एक्सट्रैक्ट में अगर आप कोई सिल्वर सॉल्ट डाल दें, सिल्वर सॉल्ट, तो सोडियम हैलाइड का सिल्वर हैलाइड का पीपीटी आएगा, सिल्वर हैलाइड का पीपीटी आएगा। इसमें पॉइंट ये है कि AgCl वाइट पीपीटी होता है, AgCl वाइट पीपीटी होता है, AgBr येलो पीपीटी होता है, AgBr येलो पीपीटी होता है। लिख लो जल्दी जल्दी। AgI भी येलो होता है बट थोड़ा सा डार्क येलो। तो ये इस तरह से आप तीनों कंफर्म कर सकते हैं। फ्लोराइड आयन का टेस्ट इसमें नहीं आता, दूसरा तरीका है उसको करने का। फ्लोराइड का टेस्ट आपको नहीं पड़ना। तो ये पीपीटी आते हैं। अब एक तो कलर देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा हैलाइड आयन है, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। तीसरा, इन एक और इनके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट है कि जो AgCl का वाइट पीपीटी आया, इसमें एक्वस अमोनिया डाल दो, एक्वस अमोनिया, या इसको NH4OH भी लिख देते हैं। एक्वस अमोनिया में वाइट पीपीटी डिजॉल्व हो जाएगा। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा सॉल्युबल। तो AgCl कंप्लीटली सॉल्युबल हो जाएगा एक्वस अमोनिया में। सिमिलर कंपाउंड बनेंगे, जस्ट आप ये लिख लो कि AgBr पार्शियली सॉल्युबल होगा इन एक्वस अमोनिया। बस यहाँ Cl की जगह Br लिख देना।
और AgI तो सॉल्युबल होता ही नहीं है, इट रिमेन्स इनसॉल्युबल। तो फर्दर कंफर्म करना हो कि कौन से हैलाइड आयन की बात हो रही है, तो आप उसमें एक्वस अमोनिया ऐड करो या NH4OH ऐड करो। जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया ये? ओके, नेक्स्ट लिखो। टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। टेस्ट फॉर फॉस्फोरस। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फॉस्फोरस प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो इसको पहले हम ऑक्सीडाइज कर लेते हैं कोई ऑक्सीडेंट की प्रेजेंस में। ऑक्सीडेंट में आप नॉर्मली पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड इनका यूज कर सकते हो। पेरोक्साइड ले सकते हो, K2O2 ले सकते हो, H2O2 ले सकते हो, सुपर ऑक्साइड भी ले सकते हो। तो इसको ऑक्सीडाइज करते हैं, इससे पूरा का पूरा फॉस्फोरस फॉस्फेट में ऑक्सीडाइज करते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीडेंट के साथ हीट करके फॉस्फोरस को कंप्लीटली फॉस्फेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जल्दी लिखो। ठीक है, तो ये एक्चुअल में ये सोडियम एक्सट्रैक्ट में आपको मिलेगा और ये बनेगा सोडियम फॉस्फेट। सोडियम सॉल्ट आपके पास है Na3PO4। सोडियम एक्सट्रैक्ट को ले सकते हैं, सोडियम एक्सट्रैक्ट को आप बॉयल कर दो ऑक्सीडेंट के साथ। ठीक है, ये आपका सोडियम नहीं है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसे K2O2 आपने लिया तो ये K3PO4 होगा। तो कैटायन क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इंपॉर्टेंस तो है फॉस्फेट आयन की। फॉस्फेट आयन की इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर इसको एसिडिफाई कर देते हैं, जिससे ये कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोरिक एसिड में। फॉस्फोरिक एसिड में ऐड करते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम मॉलिब्डेट। अमोनियम मॉलिब्डेट ऐड करते हैं। तो आपको एक येलो कलर का पीपीटी मिलेगा, इससे कंफर्म होता है कि ये फॉस्फेट आयन है। अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ फॉस्फेट, केवल फॉस्फेट रिएक्ट करता है और कोई नहीं करता। रिएक्शन लिखनी है तो लिख सकते हैं, बैलेंसिंग आप अपने आप लिख लेना। बैलेंसिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, आप केवल इतना ही दिखा दें तो भी एग्जामिनर समझ जाएगा। ये है अमोनियम मॉलिब्डेट NH4 होल ट्वाइस MOO4। H3PO4 की रिएक्शन कराते हैं अमोनियम मॉलिब्डेट के साथ एसिड मीडियम में। ये एसिड के लिए, एसिड मीडियम के लिए। जल्दी जल्दी लिखो। तब बनता है NH4 होल थ्राइस PO4, NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12MOO3। इसका नाम है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट। यही येलो कलर का होता है।
ये येलो कलर का होता है, बाकी बैलेंस कर लेना अपने आप। ये येलो कलर का होता है। तो ये केवल फॉस्फेट आयन ये टेस्ट देते हैं और कोई नहीं देता, ओनली फॉस्फेट आयन। इवन यहां तक पूछा गया है कि अमोनियम मॉलिब्डेट किसकी टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं, या ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस एलिमेंट के कंफर्मेशन के लिए अमोनियम मॉलिब्डेट यूज होता है। तो आंसर है फास्फोरस की टेस्टिंग के लिए। एक दो बार राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये परमानेंटली याद हो जाएगा। तो ये तो था क्वालिटेटिव एनालिसिस। नेक्स्ट लिखो क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब है डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स in organic compound। percent amount of the element in organic compound। वैसे सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स ये है कि परसेंट अमाउंट ऑफ द एलिमेंट किसके बराबर होगी, तो अमाउंट ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। यही जनरल फॉर्मूला होगा। किसी भी एलिमेंट का ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंट बताना हो तो इसी का यूज करेंगे। ये जनरल फॉर्मूला है, हर जगह यही होगा, एलिमेंट बदलता रहेगा बस। जल्दी जल्दी लिखो। अभी बेसिक मोल कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है, मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले लिखो एनालिसिस ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहां बैलेंस रिएक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है, सीधे कहें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का ए ग्राम, ऑर्गेनिक कंपाउंड का ए ग्राम बर्न होने पर कार्बन डाइऑक्साइड देता है बी ग्राम और H2O दे रहा है सी ग्राम। ये आपको गिवन होगा, ये डाटा आपको गिवन होगा, ये नोन इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि ए ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न होने पे बी ग्राम CO2 देता है, सी ग्राम H2O देता है। आपको बताना है ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंट कार्बन, ऑर्गेनिक कंपाउंड में परसेंट हाइड्रोजन। तो मोल कंसेप्ट की बहुत ही आसान प्रॉब्लम में से है ये। सिंपल प्रॉब्लम में से एक है ये। आप CO2 को ले लो, CO2 को, CO2 बी ग्राम बना तो बता सकते हो कार्बन कितना होगा इस बी ग्राम CO2 में, बी ग्राम CO2 में कार्बन कितना होगा ये बता सकते हो। और बी ग्राम CO2 में जितना कार्बन होगा वही कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। यहाँ कार्बन कहाँ से आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो बी ग्राम CO2 में कार्बन बताना तो बेहद आसान काम है। मोल कंसेप्ट के पेज पलटो, आपको शुरुआत ही यहीं से होती है। आपको मालूम है कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 ग्राम है, ऑक्सीजन 32 ग्राम है, 2 ऑक्सीजन एटम है,
टोटल मास है 44 ग्राम। तो 44 ग्राम CO2 में कार्बन कितना? 44 ग्राम CO2 में कार्बन 12 ग्राम। तो 20 ग्राम CO2 में कार्बन कितना? बताओ कितना कार्बन होगा इसमें 20 ग्राम CO2? 12/44 इंटू बी, इतने ग्राम कार्बन होगा। तो ये आ गई अमाउंट ऑफ कार्बन। CO2 में जितना कार्बन है उतना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। तो व्हाट अबाउट परसेंट कार्बन? ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, एलिमेंट यहाँ पे कार्बन ले लिया, तो कार्बन के अमाउंट तो ये है 12 इंटू बी डिवाइडेड बाई 44। इसमें डिवाइड करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अमाउंट से। ऑर्गेनिक कंपाउंड A ग्राम है, A इंटू 100 हो गया। बस A और B प्रॉब्लम में आपको दिए जाएंगे। देखो बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, मोल कंसेप्ट की आसान प्रॉब्लम है, बिल्कुल सारे ऐसा ही करना है, बेसिक मोल कंसेप्ट। आप बताओ मुझे C ग्राम H2O में H कितना होगा? बोलो C ग्राम H2O में H कितना होगा? तो यहां से आपको मिल जाएगा परसेंटेज। टू बी नहीं सॉरी, 2C। 2 इंटू C बाई 18 इंटू A इंटू 100। ये परसेंट हाइड्रोजन का फॉर्मूला हो जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? बहुत ही आसान है। 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम कार्बन हाइड्रोजन है। आप फर्दर इसको फॉर्मूला फॉर्म में लिखना चाहो तो देखो, ये है मोलर मास ऑफ कार्बन, CO2 में कार्बन, और ये मोलर मास है CO2 का, एलिमेंट का मास, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास। आप चाहो तो डायरेक्ट लिख सकते हो। H2O में H कितना है? 2 ग्राम। H2O का मोलर मास, अमाउंट ऑफ H2O बाई A, यहाँ पे थी अमाउंट ऑफ CO2। इन फॉर्मूला को आप चाहें तो डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा। जल्दी जल्दी लिखो। लिख लिया? ओके, नेक्स्ट लिखो ड्यूमास मेथड। फॉर determination of percent and ड्यूमा आपने नाम सुना होगा, थोड़ा SST पढ़ा हो तो। ड्यूमा नाम है किसी पार्लियामेंट का, किसी कंट्री की पार्लियामेंट का। किस कंट्री की पार्लियामेंट का नाम ड्यूमा है? रसिया, बिल्कुल ठीक है। आप लोगों ने तो SST ठीक से पढ़ी हुई है। चलो ठीक है, ड्यूमास मेथड देखो। ड्यूमास मेथड बैलेंसिंग की कोई जरूरत नहीं इस केस में, ध्यान रखना। ये आपको गिवन होगा कि कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, उसका मान लो A ग्राम है। ऑर्गेनिक कंपाउंड के A ग्राम को आप क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ हीट करो।
पूरा का पूरा नाइट्रोजन N2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, N2 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब आपको 3 केस गिवन होते हैं, N2 का सीधे सीधे मास दे दें, या N2 का वॉल्यूम दे दें, या N2 के मोल्स दे दें, एसटीपी पे वॉल्यूम दे दें, या किसी और कंडीशन पे वॉल्यूम दे दें। N2 के डाटा तरह तरह से आपको देते हैं। कैसे करेंगे इसको? तो बिल्कुल आसान है। अगर आपको सीधे गिवन है बी ग्राम N2, फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो कुछ है ही नहीं, फिर तो परसेंट एन सीधे लिख सकते हैं। यहाँ तो अकेला एन ही एटम है ना, तो जितना एन प्रोडक्ट में उतने रिएक्टेंट में होगा। तो यहाँ तो कुछ सोचना ही नहीं है। अगर सीधे एन गिवन है तो ये हो जाएगा B/A/100 फर्स्ट केस में। सेकंड केस में ये तो अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन जितनी प्रोडक्ट में उतनी रिएक्टेंट में होगी, ये तो N2 मॉलिक्यूल ही बन गया। अगर मान लो एसटीपी पे वॉल्यूम गिवन है तो क्या होगा? तो मास निकालना पड़ेगा, बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको। मास कितना हो जाएगा? तो जो एसटीपी पे वॉल्यूम गिवन है उसमें 22.4 से डिवाइड करो, ये बन गए मोल्स। वॉल्यूम में 22.4 से डिवाइड करो एसटीपी पे, तो गैस के मोल्स आएंगे, और मोल्स में मल्टीप्लाई करो मोलर मास से, तो ये ग्राम बन गया। मोल्स इंटू मोलर मास। तो ये बी की वैल्यू ये रख सकते हैं अगर वॉल्यूम गिवन है तो, इस तरह से मास निकाल लेंगे। और अगर डिफरेंट पी और टी पे गिवन है तो क्या करेंगे? डिफरेंट पी और टी पे गिवन है तो क्या करेंगे? तो पहले मोल्स निकालेंगे, N इक्वल टू PV/RT करके। पहले आपको ये मोल्स निकालने पड़ेंगे, मोल्स के बाद फिर मास आएगा, मोल्स इंटू मोलर मास। आ गया समझ में तीनों केस कैसे करेंगे? बेसिक प्रॉब्लम है मोल कंसेप्ट की, बहुत ही आसान। जल्दी करो, लिख लिया? आप तरीके पे ध्यान दो कैसे करते हैं, बस फॉर्मूला नहीं रटना, आपको मोल कंसेप्ट समझ के कर लेना है। ओके, अब देखो इसमें थर्ड टाइप में जो है ना, एक केस और बनता है। कई बार क्या कहते हैं कि नाइट्रोजन गैस को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया, ऐसे भी लिखते हैं, नाइट्रोजन को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया। और वाटर के ऊपर जब किसी गैस को कलेक्ट करते हैं, वाटर के ऊपर जब भी किसी गैस को कलेक्ट करते हैं तो उसमें गैस के साथ H2O वेपर्स भी होती हैं, मतलब मॉइस्ट N2 मिलेगी। और आपको प्रेशर दिया जाता है मॉइस्ट N2 का, मॉइस्ट N2 का P आपको गिवन होगा, साथ में आपको H2O वेपर्स का P भी आपको गिवन होगा, H2O वेपर्स का भी P आपको गिवन होगा, कुछ भी लिख दिया मैंने P0। तो आपको P निकालना होता है ड्राई N2 का। ड्राई N2 का P कैसे निकालेंगे?
हाँ, वाटर वेपर के पी को एक्वस टेंशन भी कहते हैं। एक्वस टेंशन आपको दिया जाएगा। तो ड्राई N2 का पी निकालने के लिए क्या करेंगे, मॉइस्ट N2 के पी में माइनस कर देंगे पी नॉट। पहले ड्राई N2 का पी निकालना पड़ेगा और फिर वो पी यहां रखना होगा इसमें, फिर मोल्स आएंगे, फिर मोलर मास आएगा। अगर गैस N2 को वाटर के ऊपर कलेक्ट किया गया है तो ये लिखा होगा प्रॉब्लम में, तो फिर एक्वस टेंशन भी दिया गया होगा। जल्दी लिखो, लिख लिया इसे? ओके। नाइट्रोजन के लिए एक और मेथड है जिसका नाम है जेल्डॉल मेथड। जेल्डॉल की स्पेलिंग पे ध्यान देना, के से स्टार्ट होती है। जेल्डॉल मेथड, इससे भी हम परसेंट एन निकालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। परसेंट एन निकालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में। क्या चेंज है इसमें, ध्यान दो। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ आप हीट कर दें तो पूरा का पूरा नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में आ जाता है। पूरा का पूरा नाइट्रोजन अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। जल्दी लिखो, लिख लिया यहां तक? अब अमोनियम सल्फेट में आपको कई तरह से इंफॉर्मेशन देते हैं, ध्यान दो। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गिवन है आपको A ग्राम। अमोनियम सल्फेट की कई तरह से आपको अमाउंट दी जाती है, कई तरह से। क्या है इसमें, हमारा टारगेट है अमोनियम सल्फेट में नाइट्रोजन निकालना। इसके लिए क्या क्या वो करते हैं, वो कहते हैं कि जो भी अमोनियम सल्फेट बना उसकी रिएक्शन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई, बेस से। बेस से रिएक्शन कराई। आपको मालूम है कि अमोनियम सॉल्ट बेस से रिएक्शन करके अमोनिया देता है। सॉल्वे प्रोसेस को याद करो। अमोनियम सॉल्ट बेस से रिएक्शन करके अमोनिया देता है। अब आपको इस अमोनिया की अमाउंट दे दें, इस अमोनिया की अमाउंट दे दें कि कितनी अमोनिया बनी, B ग्राम अमोनिया बनी, या कितनी अमोनिया बनी, V लीटर अमोनिया बनी एट STP। बता सकते हो आप इस अमोनिया में नाइट्रोजन की अमाउंट कितनी होगी? और जितनी अमाउंट नाइट्रोजन की अमोनिया में होगी उतनी ही अमोनियम सल्फेट में होगी और उतनी ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगी। तो B ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन कितना, B ग्राम अमोनिया में, तो इसका मोलर मास निकालो, 17 आएगा। तो 17 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन 14 ग्राम।
17 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन 14 ग्राम, ये हाइड्रोजन है 3 ग्राम। तो 20 ग्राम अमोनिया में नाइट्रोजन कितना? यहां बैलेंसिंग की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। तो 20 ग्राम में कितना नाइट्रोजन? 14B/17, इतने ग्राम। बस नाइट्रोजन का मास पता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास पता है, परसेंट एन आ जाएगा। लिख सकते हैं परसेंट एन। 14B/17 इंटू ए इंटू 100 हो गया। अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इंटू 100। आ गया समझ में? जल्दी जल्दी करो। और अगर मान लीजिए अमोनिया का आपको वॉल्यूम गिवन है तो क्या करेंगे? तो अमोनिया के मोल्स निकाल लेंगे, और जो मोल्स अमोनिया के होंगे वही मोल्स नाइट्रोजन के भी होंगे। तो नाइट्रोजन और अमोनिया के मोल्स बराबर होंगे क्योंकि कॉफिशिएंट 1 है। तो V/24 से डिवाइड करो तो ये तो आगे मोल। तो अमाउंट क्या हो जाएगी नाइट्रोजन की? इसमें एक एन है, ध्यान रखना। तो नाइट्रोजन एटम के मोल्स आ गए V/22.4, नाइट्रोजन एटम के। तो मास क्या होगा नाइट्रोजन का? 28 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे या 14 से? 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि V/24 एन एटम के मोल्स हैं। तो मास आ गया। ये मास आया सीधे नाइट्रोजन का, ये बी नहीं आया, सॉरी। ये तो सीधे नाइट्रोजन का मास आ गया, बी तो हमने अमोनिया का मास लिया था। ये तो सीधे नाइट्रोजन का मास मिल गया। बस नाइट्रोजन का मास मालूम है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मालूम है, परसेंट निकाल लेंगे। कर लोगे इसको? जल्दी जल्दी लिखो। अब कई बार क्या करते हैं, अमोनिया भी नहीं देते, अमोनिया भी नहीं देते डायरेक्ट। कैसे देते हैं मैं बताता हूं। वो कहते हैं कि जो भी अमोनिया बनी उसको फर्दर H2SO4 से न्यूट्रलाइज कराया। अमोनिया को फिर H2SO4 से न्यूट्रलाइज कराया, और इस बार जो H2SO4 यूज हुआ उसकी मोलरिटी और वॉल्यूम दे देंगे। नेक्स्ट मेथड की बात कर रहा हूं, अमोनिया डायरेक्ट नहीं देते, अमोनिया को न्यूट्रलाइज कराते हैं H2SO4 से, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करा दिया H2SO4 से, और बताया कि इतने मोलरिटी का इतना वॉल्यूम H2SO4 का लग गया। अब कैसे करेंगे? तो H2SO4 के मोल्स निकाल लेंगे। मोल्स कितने होंगे H2SO4 के? मोलरिटी इंटू वॉल्यूम। H2SO4 के मोल्स आ गए, और उसके डबल कर दो तो किसके मोल्स आ जाएंगे? ये बैलेंस रिएक्शन यूज करना। अब इसका डबल कर दो तो किसके मोल्स आ जाएंगे? अमोनिया के। तो मोल्स ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा बताओ? 2 × M × V। और जो अमोनिया के मोल्स होंगे वही मोल्स ऑफ एन एटम के होंगे। 2 × M × V, क्योंकि यहाँ कॉफिशिएंट एन का 1 है। मोल्स आ गए, तो व्हाट अबाउट मास ऑफ एन? क्या करेंगे बोलो?
मोल्स में मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 14 से। मास आ गया, मास आ गया एन का, तो परसेंट एन आ जाएगा, परसेंट एन आएगा। जो मास है एन का, मास ऑफ एन डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। तो अगर आपने H2SO4 इतना लिया कि अमोनिया न्यूट्रलाइज हो गया, तो आप इस तरह से करेंगे। लिख लिया इतना? फास्ट लिखो। लिख लिया? ओके, इसमें एक केस और बनता है और एनसीईआरटी में अनसॉल्व प्रॉब्लम ही है इसमें है। वो क्या कहते हैं नेक्स्ट केस, वो क्या कहते हैं कि ठीक है, अमोनिया को हमने H2SO4 से न्यूट्रलाइज किया, अमोनिया को हमने H2SO4 से न्यूट्रलाइज किया, बट H2SO4 एक्सेस में है, M मोलरिटी का V वॉल्यूम एक्सेस में डाल दिया, और जो H2SO4 बच गया इस रिएक्शन के बाद, जो H2SO4 बच गया इस रिएक्शन के बाद, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH लिया हमने। जो लेफ्ट H2SO4 है पहले में अनरिएक्टेड और लेफ्ट, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NaOH लेना पड़ा। कितना NaOH लेना पड़ा? तो ये मान लो M1V1 है, NaOH लेना पड़ा मान लो M2V2, इतना NaOH लेना पड़ा पहले स्टेप के अनरिएक्टेड H2SO4 को न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो आप बता सकते हो मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टिंग विद अमोनिया कितने होंगे? सीधा सीधा मैं पूछूं आपसे, मोल्स ऑफ H2SO4 रिएक्टिंग विद अमोनिया, तो देखो H2SO4 के मोल्स M1V1 जो है वो तो एक्सेस में है, टोटल मोल्स तो M1V1 लिए, और बच कितने गए मोल्स ये बताओ, यहां पे कितने मोल्स बचे होंगे? तो NaOH के मोल्स कितने? M2V2, उसका हाफ कर दो। NaOH के मोल्स दिए गए हैं आपको, उसका हाफ कर दो, क्योंकि इसका कॉफिशिएंट 2 है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, मतलब हाफ मोल हो जाएंगे। तो जो यहाँ पे H2SO4 बच गया वो है M2V2/2। ये कहें कि एक्सेस में लिया इतना, तो ये जो मोल्स हैं ये रिएक्ट कर रहे हैं अमोनिया के साथ। ये समझ में आया सबको? तो ये मोल्स अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, और जो जितने मोल्स अमोनिया के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, अब अमोनिया के मोल्स बताओ वो कितने होंगे?
तो जो H2SO4 के मोल्स इससे रिएक्ट कर रहे हैं उनका डबल कर लो। इसका 1 मोल कंज्यूम होगा तो अमोनिया के 2 मोल कंज्यूम होंगे, तो इसका डबल कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 2m1v1 माइनस m2v2। ये मोल्स हैं अमोनिया के, और जो मोल्स अमोनिया के हैं वही मोल्स N के होंगे, मोल्स ऑफ N एटम, कोफिशिएंट 1 है N का। व्हाट अबाउट अमाउंट ऑफ N एटम या अमाउंट ऑफ N एटम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑल्सो? इसके मोल्स में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? इसके मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे 14 से। नाइट्रोजन की अमाउंट आ गई, परसेंट अमाउंट आ जाएगी, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन divided by amount of organic compound into 100। लिख लिया इसको। तो ये नाइट्रोजन के अमाउंट निकालने के तरीके हैं जेल्डॉल मेथड में, जेल्डॉल मेथड में। नेक्स्ट लिखो कैरियस मेथड। कैरियस मेथड यूज होता है फॉर हेलोजेंस, मेनली क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, फॉर हेलोजेंस एंड सल्फर। कैरियस मेथड, कैरियस मेथड कुछ नहीं है, सिंपल है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मान लीजिए हेलोजन है, तो इसको सिल्वर सॉल्ट के साथ हीट करते हैं एसिडिक मीडियम में, और एक स्पेशल ट्यूब होती है जिसका नाम है कैरियस ट्यूब। कैरियस ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के 1 ग्राम को मान लीजिए सिल्वर सॉल्ट के साथ हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3। व्हाट हैपेंस देन? पूरा का पूरा क्लोरीन सिल्वर सॉल्ट के फॉर्म में प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये प्रॉब्लम में दिया जाएगा, ये डाटा तो आपको गिवन होगा, ये गिवन होगा आपको, और ये भी गिवन होगा कि AgCl का B ग्राम बना, या AgBr है तो उसका इतना बना, AgI है तो उसका इतना बना, ये गिवन होगा। तो बिल्कुल आसान है, आप बता सकते हो B ग्राम AgCl में Ag कितना, B ग्राम AgCl में Cl कितना, सॉरी Cl, Ag होता है 108 मोलर एटॉमिक मास, Cl होता है 35.5, टोटल हो गया 143.5। तो आप ऐसे कहो कि 143.5 ग्राम में Cl है 35.5, तो B ग्राम में Cl कितना? (35.5) डिवाइडेड बाई 143.5 इंटू B, इतना Cl आ गया। और जितना Cl AgCl में होगा वही ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। इसमें Cl कहाँ से आया? हमने बाहर से तो ऐड किया नहीं। तो जितना Cl AgCl में उतना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास A ग्राम गिवन है, तो परसेंट Cl क्या होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में?
Cl का मास मालूम है और पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास भी मालूम है। परसेंट Cl क्या होगा? तो ये तो हो गया मास ऑफ Cl डिवाइडेड बाय मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू 100। आ गया समझ में सबको? बिल्कुल आसान है। ओके, कैरियस मेथड सल्फर के लिए कैसे करते हैं? फॉर सल्फर सबका तरीका एक ही है, ये डाटा प्रॉब्लम में दिया जाएगा। कैरियस मेथड फॉर सल्फर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर सल्फर प्रेजेंट है तो पहले तो हम कैरियस ट्यूब के अंदर इसको एक पेरोक्साइड के साथ हीट करते हैं। सोडियम पेरोक्साइड के साथ हीट किया एसिडिक मीडियम में, कंसंट्रेटेड HNO3 है और इन कैरियस ट्यूब। कैरियस ट्यूब कैसी दिखती है वो एनसीईआरटी में फिगर बना है, देख सकते हैं। बनाना नहीं है फिगर। कैरियस ट्यूब में इस मिक्सचर को हीट किया तो ये पेरोक्साइड होता है, आपको मालूम है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट, पूरे सल्फर को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है। तो पहले तो ऑक्सीडेंट पेरोक्साइड के साथ हीट करें और सल्फर को सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर लें और फिर इसमें ऐड करते हैं बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी बनता है। बेरियम सल्फेट आपको दिया जाएगा कि इसके A ग्राम से हमने स्टार्ट किया था, तो बेरियम सल्फेट टोटल B ग्राम मिलता है। बताओ परसेंट सल्फर कितना? परसेंट सल्फर कितना? बेरियम सल्फेट का मोलर मास मैं पूरा बता देता हूं आपको, ये होता है 233। याद ही हो जाता है प्रैक्टिस करते करते सबको। बेरियम सल्फेट का मोलर मास होता है 233। बता सकते हो इसके B ग्राम में सल्फर कितना होगा? सल्फर कितना होगा? तो ऐसे रीड करो ना, 233 ग्राम में 32 ग्राम सल्फर। 233 ग्राम में 32 ग्राम सल्फर, एक ही सल्फर एटम है, तो B ग्राम में कितना? तो 32 डिवाइडेड बाई 233 इंटू B। ये सल्फर आ गया। ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मालूम ही है, परसेंट सल्फर लिख लो। ये परसेंट सल्फर हो गया। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे A ग्राम AnO2O2, ये सब आपको प्रॉब्लम में लिखा होगा, ये तो प्रॉब्लम ही है, ये सब प्रॉब्लम में लिखा होता है। हाँ, अगर स्कूल एग्जाम में आया कि बताओ कैसे परसेंट अमाउंट सल्फर की निकालते हैं, तो आपको पता होना चाहिए फिर सारा। ओके, नेक्स्ट लिखो। डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंट अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस, परसेंट P, परसेंट अमाउंट ऑफ फॉस्फोरस। इसको दो तरह से करते हैं, एक तो अमोनियम मॉलिब्डेट बना के, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आपको दे दिया जाए, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास 1 ग्राम है और इसका जो आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस किया था,
अमोनियम मॉलिब्डेट बनाया था, HNO3 यूज किया, ऑक्सीडेंट यूज किया, पहले आपने अमोनियम मॉलिब्डेट बनाया। ये है अमोनियम मॉलिब्डेट। इसकी अमाउंट दी जाए कि ये 20 ग्राम है, इसकी अमाउंट दे दें आपको कि ये 20 ग्राम है, तो बता सकते हो इसमें फॉस्फोरस कितना होगा। इसका मोलर मास मैं आपको दे देता हूं, मोलर मास है 1877। 1857 में आपको मालूम है हमारी रिवॉल्ट हुई थी, 1857 में, इसका मोलर मास है 1877। अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, इसका मास दिया है, आप निकाल सकते हो फॉस्फोरस का मास। इसमें फॉस्फोरस कितना है बता सकते हो? कौन सा नया काम करना है? आप कहोगे 1877 ग्राम में फॉस्फोरस एक एटम है, 31 ग्राम, तो 20 ग्राम में फॉस्फोरस कितना होगा? 20 ग्राम में फॉस्फोरस कितना होगा? तो 31/1877 इंटू बी, फॉस्फोरस का मास आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास आ गया, परसेंट पी लिख लो, हो गया। ये है मास ऑफ फॉस्फोरस 1877 से डिवाइड करें, डिवाइडेड बाई ए इंटू 100। वही काम हम बार बार कर रहे हैं। लिख लिया इसको। तो एक तो तरीका है इसका अमोनियम मॉलिब्डेट के थ्रू फॉस्फोरस के अमाउंट निकालना, एक और मेथड है इसका, एक और मेथड है इसका कि आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें फॉस्फोरस है, पहले मैग्नीशियम कंपाउंड के साथ इसको हीट करते हैं, मैग्नीशियम अमोनियम फॉस्फेट बनाते हैं, फिर इसको थर्मली डिकम्पोज करते हैं, मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट बनाते हैं, Mg2P2O7 बनाते हैं, इसका नाम है मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। रिएक्शंस नहीं लिखनी आपको, ये तो प्रॉब्लम में गिवन ही होगा आपको, ये सब गिवन होगा। इसके ए ग्राम से इसका बी ग्राम बना, ये आपको गिवन है। बता सकते हो परसेंट पी कितना होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में? इसका मोलर मास आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मोलर मास आएगा 24 प्लस 62 प्लस 112, देखो कितना आता है। 24 प्लस 62 86। नहीं, ये 24 थोड़ी होगा, ये तो 48 होगा, इंटू 2 करना पड़ेगा ना, इंटू 2। 48 प्लस 62, 48 प्लस 62 110, और 110 प्लस 112 222, ये आ गया इसका मोलर मास। तो इससे निकाल लो आप P कितना, ऐसे रीड करो, ऐसे रीड करो कि 62 ग्राम है 222 में, तो ये हो जाएगा 62 डिवाइडेड बाई 222 इंटू बी,
ये आ गया फॉस्फोरस। तो परसेंट पी कितना हो जाएगा, 62B डिवाइडेड बाई 222 इंटू ए इंटू 100। और एक और है लास्ट एलिमेंट, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा। जल्दी लिखो इसको। लिख लिया इसको। ओके, नेक्स्ट है परसेंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। परसेंट ऑक्सीजन निकालना। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास मान लेते हैं ए ग्राम है। तो पहले इस ऑक्सीजन को एक सुटेबल कंपाउंड एक्स के साथ हीट करके, हमें कंपाउंड का नाम भी याद नहीं करना, पूरी ऑक्सीजन को O2 में कन्वर्ट करते हैं। पहले ये पूरी ऑक्सीजन O2 फॉर्म में लेके आते हैं। अब O2 आपको डायरेक्ट नहीं देते कभी भी, वो कहते हैं कि O2 की रिएक्शन हमने कराई कार्बन के साथ, चारकोल के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन कराई हमने I2O5 के साथ। ये बैलेंस रिएक्शन इसमें यूज करनी पड़ती है। तो 5CO2 बनता है और आयोडीन गैस लिबरेट होती है। CO2 बनता है और आयोडीन गैस लिबरेट होती है। अब आपको यहाँ पे दो केस बनते हैं, या तो CO2 के बारे में डाटा देंगे या I2 के बारे में डाटा देंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि CO2 के B ग्राम आपको मिले, CO2 B ग्राम मिला। बता सकते हो ऑक्सीजन कितना रहा होगा? तो जितने मोल CO2 के होंगे उतने ही मोल CO के होंगे। यस और नो? कॉफिशिएंट दोनों का 5 5 है। जितने मोल CO2 के बने होंगे उतने ही मोल CO के होंगे। और पहली रिएक्शन में देखो, जो मोल CO के बने उसका हाफ करो तो किसके मोल्स मिल जाएंगे आपको? O2 के। तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि मोल्स ऑफ O2 इक्वल टू 1/2 इंटू मोल्स ऑफ CO? और मोल्स ऑफ CO मुझे सीधे सीधे मालूम है B/44। जितने मोल CO2 के उतने ही मोल CO के। बैलेंस रिएक्शन से पता लग रहा है। O2 के मोल्स आ गए तो मास ऑफ O2 कितना होगा निकाल सकते हो। और O2 का मास आ गया तो परसेंट O लिख सकते हो। जितना O2 में O है उतना ही O यहाँ पे भी है। तो व्हाट अबाउट अमाउंट? तो इसमें 32 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये O2 के मोल्स हैं, O एटम के नहीं। बट टोटल O जितना O2 में है उतना ही टोटल O ऑर्गेनिक कंपाउंड में होगा। तो सीधा परसेंट O लिख सकते हैं आप। परसेंट O कितना हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड में? लिख लोगे पूरा, अमाउंट ऑफ O2 बाई A इंटू 100।
बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये तो बात हुई अबाउट क्वालिटी क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब आपको होमवर्क में क्या करना है, नोट कर लें।